नागरिकता संशोधन कानून, ये कानून हमारे देश में किसी को भी नागरिकता दे सकता है। जाहिर सी बात है और अच्छी बात है, देनी चाहिए। हमारा दिल बहुत बड़ा है, ये भारत का दिल बहुत बड़ा है, हमें नागरिकता देनी चाहिए। लेकिन ये जो मोदी और अमित शाह और ये भाजपा सरकार ये कहती है कि अगर हम किसी को नागरिकता देना चाहते हैं तो भाई ये मुसलमानों के और ये जो संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो ये धरने दे देकर बैठे हैं, जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रोड में चक्का जाम करके बैठे हैं, उनके पेट में क्यों दुखता है? सरकार का ये कहना है कि जब हम नागरिकता देना चाहते हैं तो उनके पेट में क्यों दुख रहा है? मतलब वो कह रहे हैं कि हमारे पेट में दुखता है तो दुखेगा, नागरिकता दीजिए, हमें कबूल है किसी को भी नागरिकता दो। लेकिन विरोध इस बात का है कि धर्म के आधार पर नागरिकता नहीं चलेगी। ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों ने मिलकर इस देश को बनाया था। ये लड़ाई किसी एक कौम की और एक कम्युनिटी की नहीं है, ये लड़ाई देश के संविधान को बचाने की है, देश के भाईचारे को बचानी है। अगर जो आज ये लोग कहते हैं कि शाहीन बाग के अंदर मुस्लिम औरतों ने बुर्का पहनकर रोड को घेर के रखा है तो ये गलत बात है। वहां पर सिर्फ मुस्लिम बहनें प्रोटेस्ट में नहीं बैठी है, वहां पर अगर रोड जाम करके मुस्लिम बहनें बैठी है तो वहां खाना खिलाने का काम हमारे सिख भाई करते हैं, वहां पर सिक्योरिटी बिछाने का काम हमारे ईसाई भाई करते हैं। इस बात से ये साबित होता है कि शाहीन बाग का धरना और शाहीन बाग का प्रोटेस्ट किसी एक कम्युनिटी नहीं बल्कि पूरे देश का प्रोटेस्ट। अभी 2 दिन पहले आप ही के इस मंच पर यहाँ पे बिंद्रा जी भी आए थे, मैं उन्हें भी, उनकी सिख समुदाय को भी सल्यूट करता हूँ कि हमेशा उन लोगों ने भी हमारा बहुत साथ दिया है। ये नहीं है, ये हमारी लड़ाई नहीं है। अगर कोई ये कहता है कि हमारी लड़ाई है तो ये गलत बात है। हम सबकी लड़ाई है, सबको मिलकर लड़ना है। दरअसल ये लड़ाई तो वो चाहते थे कि मुसलमान ये टोकरा अपने सर पे फोड़ ले ताकि हमें हिंदुत्व का वोट देने में बहुत आसानी होगी। लेकिन ये देश ने बता दिया, देश के भाईचारे ने ये कायम कर दिया और ये इन तानाशाहों को बता दिया कि ये देश की लड़ाई है, ये भाजपा बनाम देश की लड़ाई हो चुकी है। सीएए जो ये कानून देना चाहते हैं, इसमें इन लोगों ने ये रखा है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश यानी वहां के लोगों को ये नागरिकता देना चाहते हैं। नागरिकता वहां के लोगों को देना चाहते हैं। अरे जाहिर सी बात है, ये सीएए और एनआरसी उसके बाद लाने की बात करते हैं। अब दूसरी बात ये सुनो कि हमारे देश के गृह मंत्री ये कहते हैं, जो पार्लियामेंट में कहा कि एनआरसी तो आएगा, कहा था ना, कहा था कि एनआरसी आएगा, और एक तरफ प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई, कहा ना उन्होंने। इसका मतलब ये हुआ कि गृह मंत्री कहते हैं एनआरसी आएगा और प्रधानमंत्री कहते हैं ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। तो भैया पहले ये बता दो, आप दोनों में से झूठ कौन बोल रहा है? ये झूठ कौन बोल रहा है? क्योंकि अब तुम्हारा ये नाटक हर बार नहीं चलने देंगे, तुम्हारा ये नाटक हर बार नहीं चलने देंगे, तुम्हारी ये झूठ की दुकान बार बार नहीं चलने देंगे। और जो तुम लगाकर हमें आपस में राजनीति करते हो, तुम्हारी ऐसी नफरत वाली ये सरकार नहीं चलने देंगे। आज शाहीन बाग के अंदर अगर देश को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए और देश को भाईचारा बचाने के लिए अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, हाथ में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का संविधान लिए बैठे हैं, तो ये लोग उन्हें, उनके भाजपा के मंत्री उन्हें गद्दार कहते हैं। नारा दिया था ना थोड़े दिन पहले कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को कहा था ना, तो हमें गद्दार कहते हैं और गोली मार के हमें डराते हैं। अरे ये लोगों को इनकी सरकार ने नौजवानों के हाथों में पढ़ने के लिए कापी किताबें देनी थी, उनको पढ़ने के लिए हाथों में कलम देनी थी, लेकिन ये सरकार ने उन नौजवानों के हाथों में बंदूक थमा दी, जो आज आकर प्रोटेस्ट में ये नारे लगाते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को, यानी हमें डराने की कोशिश करते हो। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, हमें गद्दार कहते हो तो सुनो, शेरनी की नस्लें कभी शियार पैदा नहीं करती, शेरनी की नस्लें कभी शियार पैदा नहीं करती और हमारी माएँ कभी गद्दार पैदा नहीं करती। शेरनी की नस्लें कभी शियार पैदा नहीं करती और हमारी माएँ कभी गद्दार पैदा नहीं करती। सुनो भेड़ियों, तुम्हारी ताकत से शेर मरा नहीं करते और हमें मोहम्मद के दीवाने किसी से डरा नहीं करते। तो ये कितना डराएंगे?
ये डर की क्या हो गई है? अब हमारे दिलों से डर निकल चुका है। मैं तो रोज ही बोलता हूँ। ये तानाशाह इंशाल्लाह अगर ये चाहते हैं कि इस देश के अंदर मुसलमानों को टारगेट करके ये अपना वोट बैंक जब तक परवेज भाई नहीं आते जब तक मैं यही हूँ। की लड़ाई लाकर ये एनआरसी लाकर ये मुद्दा भटकाया जा रहा है, ये मुद्दा भटकाने का काम किया जा रहा है। दूसरी बात तो प्रधानमंत्री कहते हैं एनआरसी आएगा, प्रधानमंत्री कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं, और होम मिनिस्टर कहते हैं कि एनआरसी आएगा, तो ये झूठ बोलने का उनका काम है। उसके बाद हमारे गुजरात में, मैं गुजरात से आया हूँ, ये गुजरात का मॉडल बताकर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जाकर बैठे हैं। गुजरात मॉडल इन्होंने बताया कि गुजरात में ऐसा करा, गुजरात में ये बनाया, गुजरात में वो बनाया। गुजरात में कोई गुजरात मॉडल नहीं है, मैं खुद उसका गवाह हूँ क्योंकि मैं गुजरात मॉडल से आया हूँ। अगर गुजरात में ये हमारी माँ बहनें तशरीफ ला रही है कराबीन से। इनकलाब, इनकलाब, संविधान, संविधान, इनकलाब, इनकलाब। ये आप लोग प्लीज खड़े होके, हाँ जी, इस्तकबाल करें आप लोग। हमारी माँ बहनें रैली की शक्ल में आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग खड़े होकर तशरीफ इस्तकबाल करें। यार असलम भाई स्वागत करेंगे, इस्तकबाल करेंगे। जो हमारी माँ बहनें आ रही है हमारे समर्थन में, इनकलाब, इनकलाब, संविधान, हमारी एकता, हमारी एकता, हमारा भारत, सीएए मुर्दाबाद, एनआरसी मुर्दाबाद, सीएए मुर्दाबाद, एनपीआर मुर्दाबाद, मोदी अमित शाह मुर्दाबाद, मोदी अमित शाह मुर्दाबाद। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनके हाथों में तिरंगा है और बाबा साहेब आम्बेडकर का तस्वीर भी है, उनके संविधान की कॉपी और लिखा है कि नो एनआरसी, नो सीएए और नो एनपीआर। आज इन बच्चों का जोश देखकर बहुत अच्छा लगता है कि आज ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं कि इन लोगों ने संविधान को पढ़ा है, और संविधान जो एक बहुत अच्छी हमारी किताब है देश की, कि संविधान से ही ये देश चलता है। तो मैं सभी माँ बहनों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग उन्हें जगा दे और उन्हें बैठने के लिए कहा जाए। सभी माँ बहनें बैठ जाइए। बच्चे शोर ना करें, हम लोग धरने पर बैठे हैं और बैठ जाइए। मैं बहुत दूर से आया हूँ, 600 किलोमीटर से। मैं आप लोगों के बीच में कोई बात रखने आया हूँ, तो मेरी बात तो सुनिए। आप लोग बैठ जाइए। आपके जोश को सलाम, आपके जज्बे को सलाम। बैठ जाइए। मैं बात कर रहा था गुजरात मॉडल की, इधर ध्यान दीजिए। मैं बात कर रहा था गुजरात मॉडल की। इस गुजरात मॉडल को बताकर ये प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जाकर बैठे हैं, वहां कोई गुजरात मॉडल का विकास नहीं हुआ। इस बात का ये सबूत है कि अगर तुमने गुजरात का मॉडल बनाया होता, तुमने गुजरात में विकास किया होता, तो कोई बाहर देश से अगर अमेरिका से कोई राष्ट्रपति आता तो तुम दीवार, उन गरीबों को छुपाने के लिए वहां पे दीवार नहीं खड़ी करते। ये इस बात का सबूत है कि तुम गरीबी को छुपाने के लिए, तुमने तुम्हारे विकास को छुपाने के लिए उनके सामने दीवार खड़ी कर दी। यानी तुम्हारा गुजरात मॉडल नहीं, तुम्हारा गुजरात खोखला गुजरात है। आज ये बात करते हैं गुजरात में, तो गुजरात के अंदर अगर कोई किसान अपनी आवाज उठाता है तो उनके ऊपर गोलियां दाग दी जाती है। और गुजरात के मुख्यमंत्री तो ऐसा बयान देते हैं कि हिंदुओं के लिए तो सिर्फ एक ही देश है, और बात करके मुसलमानों के लिए तो 152 देश है इस देश के अंदर। इस मुल्क में, पूरी दुनिया में 152 मुल्क है मुसलमानों के लिए, और हिंदुओं के लिए तो सिर्फ एक ही देश है। कौन कहता है ये?
हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी, यानी वो बिगर पानी के रूपाणी, विजय रूपाणी बिगर पानी के, शर्म मरम नहीं है उनको। वो ये कहते हैं कि हिंदुओं के लिए तो सिर्फ एक ही देश है और बाकी मुसलमानों के लिए तो इस दुनिया के अंदर 152 मुल्क है। तो मैं ये कहता हूँ कि आप कहना क्या चाहते हो, हम लोग यहाँ से चले जाएं? क्या हम लोग यहाँ नहीं रहे? क्या हम भारत के नागरिक नहीं है? क्या ये हमारा देश नहीं है? तो मैं विजय रूपाणी साहब आपको इस मध्य प्रदेश के इंदौर से कहना चाहता हूँ कि कल जाना है तो आज चले जाओ तुम, कल जाना है तो आप चले जाओ तुम, और कल नफरत का तिरपाल चले जाओ तुम। कल जाना है तो आप चले जाओ तुम, और कल नफरत का तिरपाल चले जाओ तुम। अरे हमें लाहौर और कराची से भला क्या मतलब, तुमको जाना है तो नेपाल चले जाओ तुम। आज जब ये सीएए की बात करते हैं तो ये कहते हैं सीएए का मतलब कि बाल यानी दूसरे के बच्चों को गोद लेना, और एनआरसी का मतलब कि अपने ही बच्चे से पूछना कि तेरा बाप कौन है। यही मतलब हुआ ना कि 3 देशों से हम ला रहे हैं, यानी उन्हें नागरिकता देना चाहते हैं, और एनआरसी लाकर हमारे देश वालों से पूछेंगे कि भाई हमें कागज दिखाओ, आप नागरिक हो या नहीं हो। तो सीए का मतलब तो ये हुआ कि दूसरे के बच्चे को गोद ले रहे हैं, और एनआरसी लाकर हमसे ही पूछेंगे कि भाई तेरा बाप कौन है। अरे हम यही किए, हमारा क्या प्रमाण पत्र मांगते हो? ये लाल किला भी हमारा है, जाकर देखो कुतुब मीनार भी हमारा है, जहाँ से तुम तिरंगा लहराते हो वो भी हमारा है, ताजमहल हमारा है। आखिर हमने इस देश के लिए हमेशा कुर्बानियां दी है। हमारा सबूत चाहिए तो जाओ जाकर दिल्ली की चांदनी चौक की जमीन को खोद कर देखो, हमारे खून की शहादत की गवाही वहां से मिलेगी। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे उलमाओं ने फांसी के फंदों पर लटक कर वहां पर हमारे जान की कुर्बानियां देकर इस देश को आजाद कराया था। और आज हम ही से कहते हैं कि अपने कागज दिखाओ, हमसे कहते हैं कि कागज दिखाओ। आप सभी को मालूम है कि 14 फरवरी 2018 में हमारे देश के अंदर एक दहशतनाक जो हादसा हुआ था पुलवामा अटैक, जो सबको याद होगा, याद है 40 से ज्यादा हमारे जवान शहीद हुए थे। हमारा दिल दुखता है। तो याद रखो, सोचने वाली बात है कि जो पुलवामा अटैक के अंदर जिस गाड़ी से आरडीएक्स आया था, आज तक इस भारत सरकार की आरटीओ उस गाड़ी के नंबर प्लेट के कागज नहीं ला सकी। तो 70 साल पुराने कागज मांगने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। तो ये लोग, तो तुम तो करके दिखाओ, फिर हमसे कागज मांगते हो, बात बात में कहते हो पाकिस्तान चले जाओ, यहाँ चले जाओ। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि खुद ही गिर जाएगा हमें नफरत से गिराने वाला, खुद ही गिर जाएगा हमें नफरत से गिराने वाला, हमें खून की सुल्तान के घराने वाला, खुद ही मिट जाएगा हमें नफरत से गिराने वाला, हमें खून टीपू सुल्तान के घराने वाला। और दिलो जान से प्यारा है हमें ये जन्नत का वतन, हमारा जूता भी पाकिस्तान नहीं जाने वाला। सीएए लाकर ये बताना चाहते हैं, आज अगर तुमने नागरिकता दी है, और पहले भी दी है इन्होंने, मैं जिस मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ विजय भाई रूपाणी, उनको भी यहाँ की नागरिकता मिली है। ये कानून तो पहले से था, भारत देश में ये कानून था कि वो किसी को भी नागरिकता दे सकते हैं। ये जो नया आया है इसमें संशोधन किया गया, यानी सुधारा किया गया है। पहले ये धर्म नहीं था, और यानी ये धर्म से मुसलमानों को ये बाहर नहीं किया गया था, और न ही 3 देशों से लाने की बात थी। पहले ये कानून था कि कोई भी आके यहाँ की नागरिकता ले सकता था। इसके तहत विजय भाई रूपाणी को उन्होंने नागरिकता दी, इन्हीं के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भी नागरिकता दी है। उसके बाद आप लोगों ने गाना सुना होगा, लिफ्ट करा दे, अदनान सामी को भी इन्होंने नागरिकता दी है। इनका दोगलापन देखो कि सन 47 में पार्टीशन के बाद जिन लोगों ने इस देश को छोड़कर पाकिस्तान को चुना था, और उस पाकिस्तान को चुना था, उन बच्चाओं की औलादों को यानी अदनान सामी को ये नागरिकता देते हैं। इन्हीं की भाजपा सरकार ने उनको नागरिकता दी थी, और उसके बाद उन्हें पद्म श्री अवार्ड से भी नवाजा गया था। और आज जो जिसने पार्टीशन के बाद हमारे बाप दादाओं ने यहाँ की धरती को अपने सीने से लगाया था, उन्होंने यहाँ की धरती को अपने सीनों से लगाकर चूमा था, और ये कहा था कि नहीं ये भारत देश हमारा है, हम इसी देश में रहेंगे। आज तुम उनकी औलादों से नागरिकता का सबूत मांगते हो, ये दोगलापन नहीं तो क्या है?
तो सुन लो ये जुमला सरकार, नहीं सहेंगे अत्याचार, अब चाहिए रोजगार। सुन लो ये जुमला सरकार, नहीं सहेंगे अत्याचार, अब चाहिए रोजगार। बहुत हुआ सम्मान तुम्हारा, अब तुम्हारी ऐसी तैसी, गांधी और बापू के देश में नहीं चलेगा एनआरसी। आज मैं, जो मेरे भाई बाहर खड़े हैं ये मंडप से बाहर, मैं उन्हें कह दूं कि यहाँ जगह है बैठने की। ये धरना है प्रोटेस्ट से, और धरना हमेशा बैठ के किया जाता है। आप लोग तो इस तरह खड़े हो जैसे डिटेंशन कैंप की लाइन में खड़े हो या कागज दिखाने खड़े हो। तो आप लोगों से गुजारिश है कि मैं बड़ी दूर से आया हूँ आप लोगों से कुछ बात करने के लिए, तो आप लोग बैठ जाइए, मेहरबानी करके यहाँ पे बैठ जाइए, तो मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं। जब ये जो लड़ाई हमारे देश के संविधान की है, देश को बचाने की है, तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि इस देश में हमारा जो संविधान है वो संविधान को पढ़िए। ये संविधान हमें यहाँ के अधिकार देता है कि आज संविधान के अंदर आर्टिकल 19 यानी आर्टिकल 19 हमें ये इजाजत देता है कि हम इस देश के अंदर हमारे ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ किसी भी सरकार का और किसी भी इंसान का हम विरोध कर सकते हैं। ये हमें हमारे संविधान ने इजाजत दी है, संविधान ने हमें ये अधिकार दिया है। आज अगर मैं एक मामूली इंसान इस इंदौर के बरवाली चौकी पर खड़ा होकर इतने पावरफुल नेता नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डालकर कह सकता हूँ, मैं उससे ये कह सकता हूँ कि तुम्हारे बनाए हुए इस काले कानून को मैं मानने से इनकार करता हूँ और मैं तुम्हारे कानून को नहीं मानता, तो ये पावर, ये अधिकार भी मुझे मेरे संविधान ने दिया है। तो संविधान की ताकत को पहचानो। ये चाहते हैं संविधान को बदल दिया जाए। इससे पहले भी ये संविधान को आप लोगों ने सुना होगा, कुछ साल पहले की बात है कि इन लोगों ने संविधान को जलाया था। अरे तुम संविधान को जलाते हो, हम संविधान को बचाएंगे, क्योंकि ये यही संविधान है जो हमें हमारे यहाँ पर अधिकार देता है। संविधान इस देश के अंदर एक बहुत बड़ी किताब है। संविधान से ये देश चलता है और हमने हमेशा संविधान को माना है। हमें कोई भी प्रोटेस्ट करना हो, कहीं भी रैली धरना करना हो, हमें संविधान के कायदे के बाहर नहीं जाना है। संविधान में रहकर भाईचारा और अमन शांति के साथ रहकर हर प्रोटेस्ट करना है। और आप सभी लोगों से मैं यही कहूंगा, और जितनी भी मेरी माँ बहनें बैठी है, बस आपसे यही कहूंगा कि मोहब्बत को पाना है तो इजाजत भी जरूरी है, मोहब्बत को पाना है तो इजाजत भी जरूरी है, और अगर मेहनत करना है तो कशमकश भी जरूरी है। और हवा जब तक हवा है तब तक दोस्ती रखना, अगर हवा आंधी बन जाए तो बगावत भी जरूरी है। तो ये बगावत की आग अपने सीने में जो जली है, जो ज्वालामुखी है, उसे कभी खत्म नहीं होने देना। ये लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई है, ये लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। हम कतई इस काले कानून को मानने के खिलाफ है और हमेशा रहेंगे। हम इस कानून को नहीं मानेंगे। क्यों? एक बार वो शेर फिर से शेर फिर से बोल रहा है, शेर वाला शेर की गर्मी सरकार पीना नहीं करती। अच्छा, हाँ, तो ये लोग डराने की बात करते हैं। तो पीछे से हमारे बुजुर्ग है, मैं बहुत अच्छा लगा आप लोग आप आए, मेरा हौसला बढ़ाया आपने। और आपको, अगर आप जैसे लोग हमें हिम्मत देंगे तो हमें बोलने का मौका मिलता है। मैं कोई बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ, ना ही कोई बहुत बड़ा वो हूँ, लेकिन अगर आप लोगों के बीच में मुझे दो बात बोलने का मौका मिलता है तो मुझे भी अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है, उत्साह और उमंग आती है कि वो डराने की बात करते। तो मैं कहना चाहता हूँ कि शेरनी की नस्लें कभी शियार पैदा नहीं करती और हमारी माएँ कभी गद्दार पैदा नहीं करती। शेरनी की नस्लें कभी शियार पैदा नहीं करती और हमारी माएँ कभी गद्दार पैदा नहीं करती। सुनो भेड़ियों, तुम्हारी ताकत से शेर मरा नहीं करते और हम हैं मोहम्मद के दीवाने, किसी से डरा नहीं करते। और मैं ये कह रहा था आप लोगों से कि लड़ाई बहुत लंबी है, हमें जागना होगा, हमें जागरूक होना पड़ेगा। कि मैंने माना कि मेरी आवाज वहां तक नहीं जाएगी, मैंने माना कि मेरी आवाज वहां तक नहीं जाएगी, दरो दीवार से टकरा कर वापस लौट आएगी। मैंने माना कि मेरी आवाज वहां तक नहीं जाएगी, दरो दीवार से टकरा कर वापस लौट आएगी। अरे अब भी मौका है, करो कुछ इलाज इन अंधेरों का, वरना हमारी आने वाली नस्लें उजालों को तरस जाएगी। हमें सोचना है हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य के बारे में। अगर आप लोग यहाँ बैठे हो तो ये अपने बच्चों के लिए। एनआरसी कोई बहुत बड़ा वो नहीं है,
लेकिन एनआरसी आते आते आसाम के अंदर एनआरसी लागू किया, 16 कितने लाख रुपए वहां पे खर्चा हुआ, 3 करोड़ लोगों को परेशानी आई। तो ये तो 6 साल लगा। पूरे देश में अगर ये लोग एनआरसी लागू करेंगे तो इनकी ताकत नहीं है। ये सिर्फ ये हम उनसे शिक्षा की बात ना कर सके, हम रोजगार की बात ना कर सके, हम महंगाई पर कोई बात ना कर सके, हम एजुकेशन की कोई बात ना कर सके, ये सारे मुद्दों को डाइवर्ट करके ये प्याज महंगा कर दिया, ये कर दिया, ये सारी चीजों को लेकर ये सरकार अभी कल के परसों का एक न्यूज है कि यस बैंक में, ये बैंक में भी घोटाले हो गए। पहले नोटबंदी हुआ करती थी, अब बैंक बंदी चालू कर दी। आदमी पैसे रखे तो रखेगा। ये सरकार ने हमेशा, भाजपा सरकार ने इस देश के अंदर सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं पूरे देश को बर्बाद करके रख दिया है। और इसके जिम्मेदार सिर्फ 2 है, एक रांगा और एक बिल्ला, जो हमारे गुजरात से छूट कर गए हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि इंदौर सफाई में 1 नंबर है। बहुत अच्छा लगता है कि इंदौर सफाई में 1 नंबर है, जिसकी मिसाल ये भी है कि आज इस बार इंदौर ने उनकी भी सफाई कर दी। ये सफाई में कायम है कि उनकी भी सफाई हो गई, और ये होना भी चाहिए। तो आज जो लोग ये सोचते हैं कि हम लोग घरों में बैठकर यहाँ पे प्रोटेस्ट में नहीं आते, या ये लड़ाई से क्या होगा, इससे क्या होने वाला है, कोई रिजल्ट नहीं आएगा, ये तो मोदी और अमित शाह बहुत बड़े नेता है, ये तो बहुत बड़े पावरफुल है, ये तो ये कानून को ला कर रहेंगे। नहीं, हमें डरना नहीं है, इनका मुकाबला करना है। क्यों? क्योंकि ये मुकाबला करेंगे तभी हम जाकर इनसे लड़ सकते हैं। क्योंकि ये इतिहास गवाह रहेगा कि आज अगर मैं आप लोगों के बीच में हूँ, जब इतिहास लिखा जाएगा, मेरा बेटा अगर मेरे से पूछेगा कि पापा तुम उस वक्त क्या कर रहे थे जब लोगों को डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जा रहा था, इस देश के अंदर संविधान विरोधी कोई कानून आया गया था, कोई काला कानून लेकर इस मौजूदा सरकार ने दिया था, तो पापा आप कहाँ थे? तो मैं मेरे बेटे को फख्र से कह सकता हूँ कि बेटा मैं विरोध कर रहा था, लोगों को जाकर समझा रहा था, मैं चाय की दुकान पर बैठकर लूडो नहीं खेल रहा था, मैं पान के गल्ले पे बैठकर पेपर नहीं पढ़ रहा था, बेटा मैं विरोध कर रहा था। ये इतिहास गवाह रहेगा कि आप लोग आइए और अपने इतिहास को कायम रखे, वरना तुम्हारे आने वाली नस्लें तुमसे सवाल करेगी कि जब हम पर ये कानून थोपा गया था, जब आप लोग कहाँ थे? तो क्या मुंह दिखाओगे अपने बच्चों को? क्या बताओगे? अरे जो ये सरकार ये कानून लेकर आती है, ये तो खुद बे औलाद है, इन्हें औलादों की कदर नहीं है। ये झूठा झूठा नाटक करके, ये चाय चाय की बात करके हमको डराते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जो कि नजरों का तीर है और तीर को फिकवा कर छोड़ेंगे, नजरों का तीर है, तीर को फिकवा कर छोड़ेंगे और सबको अपनी तरफ खिंचवा कर छोड़ेंगे। नजरों का तीर है, तीर को फिकवा कर छोड़ेंगे और सबको अपनी तरफ खिंचवा कर छोड़ेंगे। और वो हमें सियासत से डराता है, उससे कह दो अगर जीत के आ गए तो फिर से चाय बिकवा कर छोड़ेंगे। कंटिन्यू। आज वक्ता है भी नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। आज वक्ता कोई है भी नहीं। आज नजरों का तीर है, तीर को फिकवा कर छोड़ेंगे। नजरों का तीर है, तीर को फिकवा कर छोड़ेंगे और सबको अपनी तरफ खिंचवा कर छोड़ेंगे। और वो हमें सियासत से डराता है, उससे कह दो अगर जीत पे आ गए तो फिर से चाय बिकवा कर छोड़ेंगे। आज अगर ये लोग चाहते हैं, लेकिन मैं बात बता दूं, ये तो एक मार्केटिंग थी कि मोदी जी ने चाय बेची है। गलत बात है, क्योंकि मैं उसी गुजरात से आया हूँ। ये भी एक गुजरात मॉडल का हिस्सा है कि उन्होंने चाय बेची ही नहीं है। जिस वड़नगर का वो बताते हैं कि वड़नगर में मोदी जी ने चाय बेची है, तो वो स्टेशन ही बाद में बना है। जो वो उम्र में चाय बेचते हैं कि मैंने 6 साल की उम्र में चाय बेची है, तो वो तो 12-13 साल के थे जब वो स्टेशन बना। ये झूठ की दुकान है, क्योंकि हम तो झेल चुके हैं, इसीलिए हमने उनको वहां भेज दिया कि जाओ आप झेलो। लेकिन मैं तो पूरे देश से कहना चाहता हूँ कि कोई मत झेलो। लोग कहते ना कि खुद से तो हो नहीं रहा है और दूसरे को ये सीएए लाकर बुला रहे, आ जाओ नागरिकता दे देंगे, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, जो लोग प्रताड़ित हो रहे सब आ जाओ। तो एक रात में बापू सपने में आए, तो बापू बोले बेटा असलम में क्या हो रहा है? मेरा बापू पूरा देश रो रहा है। बोले क्यों रो रहा है?
मैंने बोला बाबू उसकी तो खुद की तो धुलती नहीं, दूसरों को भी धो रहा है। तो ये ऐसे ड्रामेबाज है, बताओ इनके लिए क्या बोला जाए। मुझे भी शर्म आती है कि मेरे गुजरात से मैं ना बोलूं, लेकिन क्या करें। एक बार असलम के लिए इनकलाब। अगर असलम को फिर से सुनना चाहते तो जोरदार नारा लगा, इनकलाब इनकलाब। असलम भाई के लिए तालियां एक बार जोरदार तालियां। असलम को इजाजत दे, वक्ता भी नहीं आया, चलने दो। आज मजमा तुम्हारा। देखो थोड़ा बॉडी लैंग्वेज देखकर रहम कर लो। चाय मतलब वो बार बार चाय को याद नहीं करने का खाला, और चाय देखकर हमें दिल दुखता है कि हमने ऐसे चाय वाले को कौन सी कुर्सी दे दी बिठाकर। ये चाय की बात नहीं है, ये चाय वाले बहुत देख लेते ना कि चाय पत्ती समझ के देश को बेच डालेगा, और ये बेच रहा है, और ये अतर को अगरबत्ती समझ कर बेच डालेगा। इनका धंधा है ये। गुजरात में इन्होंने यही काम किया है। आज हमें मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी, मुझे कोई मोदी और अमित शाह ये कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये मौजूदा सरकार में बैठे हैं और इन्होंने जो कानून को पास किया है, हमारी लड़ाई उस कानून से है कि हमें ये कानून पसंद नहीं है, हमें ये कानून नहीं चाहिए। इस देश के अंदर हिंदू, सिख, मुसलमान जो है सारे कम्युनिटी के लोग मिलजुल कर रहना चाहते हैं, तो आप चैन से रहने क्यों नहीं देते? क्यों बार बार आप परेशान करते हो? और ये हिंदू और मुसलमान को डाइवर्ट करते हो, कभी दंगे कराते हो, कभी कुछ कराते हो। अरे दंगों से हम लोग थक चुके हैं, क्योंकि मैं जिस गुजरात से हूँ, हम 2002 भी नहीं भूले। आज हमारे सामने दिल्ली लाकर खड़ा कर दिया। दंगों से कुछ नहीं होता। किसी भी हिंसा का विरोध, यानी अगर हिंसा करोगे तो उसका समाधान नहीं है। विरोध करोगे, मिलजुल कर भाईचारा और अमन शांति से रहना ही देश में सबसे बड़ा पैगाम है। विरोध करो, विरोध हमारा हक है, लेकिन हिंसा से दूर रहिए। ये हिंसा का मार्ग मत अपनाइए, ये हिंसा बहुत खराब है। अरे आप लोगों ने देखा किसी दंगे के अंदर अगर किसी मंत्री के बेटे को या किसी नेता के बेटे को, आपके यहाँ की बल्लेबाजी मैंने बहुत सुनी थी कि किसी भाजपा के नेता बल्लेबाजी बहुत अच्छी करते हैं, सुना था मैंने ऐसा, लेकिन बल्लेबाजी वो अच्छी करते, लेकिन ये देश के बच्चों के हाथों में बंदूक और पिस्तौल थमाते हैं और अपने ही बेटों को बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाते हैं ना। आज ये लोग अपने बेटे को लंदन, दुबई, अमेरिका, फिल्म और फॉरेन लेकर पढ़ाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के बच्चे को ये लोग आतंकवादी बनाते हैं, हमारे यहाँ के बच्चों को हिंदू मुसलमान में आपस में लड़वाते हैं। ये समझने की हमें जरूरत है, ये हमें समझना चाहिए। ये इन लोगों की पॉलिसी है। ये लोग ये चाहते हैं कि जवान जो तबका है, जो मेजोरिटी है नौजवानों की, यानी नौजवान कभी आवाज न उठाए। आज इस देश के अंदर ये भाजपा सरकार के खिलाफ हर तबके के लोग, हर समाज के लोग, यहाँ तक के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, छात्र, पढ़ाई लिखाई, किसान, जो कोई है, सब इस सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहा है। अगर तुम इतने ही अच्छे होते तो लोग तुम्हारे लिए आंदोलन नहीं करते। हक मांगते हैं, तुम लाठियां देते हो, लोग आकर तुम्हारा विरोध करते हो, तुम गोलियां चलाते हो। ये गलत बात है, ये तानाशाही कब तक इंसान सहन करेंगे? हम लोग नहीं सहन कर सकते। ये वक्त आ गया है कि हमको आगे आना पड़ेगा, हमें इनका विरोध करना पड़ेगा। थोड़ा इधर चलिए मैं अभी बीच में थोड़े नारे लगाता हूँ, फिर और बात करेंगे, ठीक है? तो मैं एक बार मुद्दा बात कहूंगा तो आप लोग 2 बार कहेंगे, ठीक है? बोलो इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, हमारा भारत जिंदाबाद, भारत की एकता जिंदाबाद, भारत की एकता जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद,
शर्म नहीं तो डूब मरो, काला कानून वापस लो। अरे हम क्या चाहते, आजादी, तो जोर से बोलो आजादी, अब तो हमारा आजादी, प्यारी प्यारी आजादी, हम लेके रहेंगे। आजादी, अशफाक वाली आजादी, वो फूलने वाली आजादी, हम लेके रहेंगे। आजादी, अरे जोर से बोलो, आजादी, अरे थक गए क्या, अरे डर गए क्या, आवाज नहीं आई तो ऊंचा बोलो, अरे जोर से बोलो, अरे जय दिल्ली, अरे सुन ले मोदी, अब लेके रहेंगे। अब तो हमारा तुझे देनी होगी वो गांधी वाली, अशफाक वाली, आजादी, वो फूले वाली, आजादी, तो आजादी आजादी। मेरे माँ से पूछा, मेरे माँ से पूछा तो ममता बोली, तो ममता बोली। मेरे बाप से पूछा, मेरे बाप से पूछा तो हिम्मत बोली, तो हिम्मत बोली। मेरे भाई से पूछा, मेरे भाई से पूछा तो शपथ बोली, तो शपथ बोली। मेरे बहन से पूछा, मेरे बहन से पूछा तो इज्जत बोली, तो इज्जत बोली। हम लेके रहेंगे एक तो हमारा तुझे देनी होगी, तो जोर से बोलो, चिल्ला कर बोलो, आगे से बोलो, पीछे से बोलो, आवाज नहीं आई। अरे डर गए क्या, अरे डर गए क्या, तो जोर से बोलो। महिलाएं मांगे, अरे बच्चे मांगे, पूरे भी मांगे, इंदौर मांगे, करवाली चौकी मांगे, अहमदाबाद मांगे, गुजरात मांगे, अरे दिल्ली मांगे, पूरा देश मांगे। तो जोर से बोलो, हम लेके रहेंगे ये हक हमारा, तू कैसे न देगा, तुझे देनी होगी, हम छीन के लेंगे ये हक हमारा, वो प्यारी प्यारी। तो जोर से बोलो, ये हक हमारा। बच्चे भी मांगे, महिलाएं मांगे, तो पुरुष भी मांगे। अरे जोर से बोलो, तो आजादी आजादी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आकर, और आप लोगों का जो मनोबल है और जो आप लोगों का जज्बा है, उत्साह है। मैंने पहले भी कहा कि हमारे नौजवान भाई और बहनें, आप लोग जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। अभी कंटिन्यू चलना है। हाँ हाँ, अभी कंटिन्यू चलना तो है, दूसरा तो आन दो। ये बात जो मैं आपको बताना चाह रहा था, आप सभी लोगों की मेहनत है। अच्छा, 1 अप्रैल से एनपीआर जो लागू होने वाला है, वो तो बात सही है, लेकिन हमने तो ऐसा सुना है गुजरात में कि आपकी जो गुजरात मध्य प्रदेश की सरकार है वो एनपीआर लागू नहीं कर रही है। कर रही है, चालू हो गया, तो मतलब ये सब तो हमने सब। चलो ठीक है, तो बहुत मजा आएगा। अब सुनाता हूँ। नहीं, सेकुलर सेकुलर हमें, ये नेता किसी के सेकुलर नहीं होते। बिल्कुल, हाँ अच्छी बात है। अगर ये एनपीआर लागू करते हैं तो इन्हें करने दो, ये नेता किसी के नहीं होते। ये सिर्फ फोटो की भीख मांगने हमारे बीच में आते हैं, ये सिर्फ हमारा इस्तेमाल करते हैं। ये लोग सिर्फ हमारा इस्तेमाल करके जाते हैं। अगर मुसलमानों के वोटों की जरूरत पड़ती है तो घर घर चोरी हमसे वोट लेकर चले जाते हैं, लेकिन जब हमारा साथ देने का वक्त आता है तो सबसे पहले, भाजपा से पहले ये लोग हमारी आंखें बदल लेते हैं। तो हमें भाजपा से पहले इनका भी भविष्य तैयार करना है, ये बात आप लोग याद रख लेना। अब सुनिए, 1 अप्रैल से एनपीआर लागू होगा। अब दूसरी बात सुनो, सरकार ने तारीख कौन सी है? 1 अप्रैल। समझ में ये नहीं आता कि 1 अप्रैल को तो अप्रैल फूल होता है। सुनिए सुनिए, कहीं अप्रैल फूल तो नहीं मना रहे आपके वो कौन से कमलनाथ की तरफ।
अप्रैल फूल तो मतलब 1 अप्रैल से एनपीआर लागू होगा भी या नहीं होगा। चलो अच्छी बात है, नहीं हो और हो भी जाए तो हम डरते नहीं है। एनपीआर लागू होगा। एनपीआर का फुल फॉर्म होता है एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, यानी जो मतगणना होती है हमारे यहाँ तो गुजरात में वस्ती गणतरी कहा जाता है। वस्ती यानी जो वो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, मोहल्ले में जो भीड़ होती है, गणतरी मतलब गिनती। तो ये गिनती होगी एनपीआर में। सबसे पहले ये आसाम के अंदर था। आसाम में जब ये एनआरसी लागू किया गया सन 1971 में, जब भारत देश के अंदर जब हमारे देश ने पाकिस्तान से युद्ध किया तो उनके 2 टुकड़े कर दिए, क्योंकि हमारे वालों को दूसरे के घर में झांकने की बहुत आदत है। तो पाकिस्तान ने युद्ध कर लिया, उनके 2 हिस्से कर दिए, उसमें से बांग्लादेश निकल गया, बांग्लादेश आ गया। अब 1971 में इन्हीं भाजपा वालों ने वहां पर यानी आसाम के अंदर रैली निकाली, विरोध करने लगे। विरोध इस बात का था कि यहाँ पे इस बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, उस सरहद से लोग आ गए हैं आसाम के अंदर, घुसपैठ से घुस गए। ये उनका विरोध था। उसके बाद वहां पे ऐसा कानून बनाया गया कि भाई एनआरसी लागू होगा, एनआरसी लाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उनको 2013 में ये कहा कि आप लोग एनआरसी लाओ। अब वो एनआरसी लाए तो एनआरसी जब उन्होंने किया तो उसमें 19 लाख लोग आ गए। एनआरसी में उनका लिस्ट में नाम ही नहीं आया। 19 लाख लोग एनआरसी की लिस्ट से बाहर हो गए। अब वो 19 लाख में से मैं माँ बहनों को चाहूंगा कि आप लोग ध्यान इधर रखिए, आप लोगों को बहुत काम कीजिए, क्योंकि जब एनपीआर होगा, जब सवालात होंगे तो आप लोगों से होंगे, क्योंकि घरों में आप ही रहेंगे, मर्दों तो काम पर जाएंगे। तो आप लोगों से पूछेंगे ये, तो किस तरह आपको जवाब देना है मैं वो भी बताऊंगा। तो जब आसाम के अंदर एनआरसी लागू कर रहे थे तब उन लोगों ने वहां पे ये किया कि एनआरसी लागू कर दिया। एनआरसी लागू करके लोग फंस गए। 19 लाख लोग एनआरसी की लिस्ट से बाहर हो गए, उनका नाम ही नहीं आया। 19 लाख में सिर्फ 14 लाख हिंदू यानी गैर मुस्लिम, सिर्फ 5 लाख मुसलमान। तो ये सोचने वाली बात है। कागज तो उनसे भी मांगे। अगर आप ये सोचते हो कि हमारे पास तो डॉक्यूमेंट है, हमारे पास तो बहुत पैसा है, हम तो फर्जी भी बनवा लेंगे, तो कोई काम नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि लड़ाई काम आने वाली है। क्योंकि उस आसाम के अंदर हमारे ही देश के पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन शाह के, उनके भी रिश्तेदारों का नाम एनआरसी लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। ये बहुत बड़ा सबक है हमारे लिए। अगर हम सोचते हैं कि कागज दिखा देंगे, तो क्या सोचिए इस देश के पूर्व वो भी अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाए। दूसरी बात, उसी आसाम की मुख्यमंत्री उनका भी नाम एनआरसी लिस्ट से बाहर हो गया, जो शायद मेरे हिसाब से 80 से 81 में वो मुख्यमंत्री थी। 4 बार वो विधायक रह चुकी है और 2 बार राज्यसभा सांसद भी रही है। तो इतने बड़े पॉलिटिकल पावर पे रहने के बाद भी एनआरसी लिस्ट से उनका नाम बाहर हो गया। तो बताइए क्या वो लोग कागज की सुविधा नहीं कर पाए? तो आप लोग कैसे कर लोगे? अगर ये सोचते हो तो ये आपका भ्रम है, इसको निकाल देना। ये कागज, सीएए, एनआरसी, एनपीआर की लड़ाई जज्बों से, जोश से, उसी से लड़ी जाएगी, न पैसे के बल पे न ताकत के बल पे। हमें ये लड़ाई लड़नी है संविधान से, और सबको इकट्ठा करके। याद रखिए इस देश के अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी लोगों ने देश बनाया है। हम सबको ये मिलकर इस देश के अंदर ये लड़ाई लड़नी है। आगे बात एनपीआर। अब 1 अप्रैल से खाली मत बचो, 1 अप्रैल से एनपीआर लागू होगा। आपके घरों पे आएंगे। आपके घरों पे कौन आएगा? सरकारी अधिकारी। वो लोग बैंक के कर्मचारी भी हो सकते हैं, या फिर जहाँ पे आप लोग वोट डालने जाते हो ना, वोटिंग करते हो, उस टाइम वोट जहाँ डालते हैं तो वहाँ के जो आंगनबाड़ी होती है उसके अधिकारी लोग भी आ सकते हैं। जो भी आए, महिला हो, लेडीज हो, वो आएंगे और आपसे ये कहेंगे कि हमारे दिमागों में अभी ये डाला गया है कि हम कागज नहीं दिखाएंगे। यही है ना, हमें यही कहते हैं ना कि हम कागज। भाई एनपीआर में कागज दिखाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एनपीआर में सिर्फ आपसे माहिती ली जाएगी, कागज कोई नहीं मांगेगा। एनपीआर जब लागू होगा और हो रहा है तो इसमें कागज नहीं दिखाना है, वो पूछेंगे ही नहीं, सिर्फ आपसे जानकारी लेंगे, यानी वो माहिती मांगेंगे। अब वो माहिती किस तरह मांगेंगे? यानी पहले भी ये होता था
जनगणना वस्ती गणतरी लागू होती थी और होती है, लेकिन वो लोग एनपीआर अब इनमें 6 सवालों को बढ़ा दिया गया है। उनमें ये कहते हैं कि माँ बाप का डेट यानी बर्थडे सर्टिफिकेट, आपके बाप का माँ का जन्म कहाँ हुआ। अरे भाई पहले मोदी जी आप ये बताओ कि आप अपने कागज दिखाओ, सब चीज छुपा के रखिए, जात, डिग्री, बाप, अध्यापक। आपने सुना कि किसी ने बोला कि मैं मोदी का गुरु हूं, मैंने इन्हें पढ़ाया है? कोई नहीं आया। जात, अध्यापक, यहाँ तक उसने पत्नी भी छुपा दी, औरत भी छुपा दी। गलत नहीं है, ये प्रोपोगेंडा है इनका, ये इनका पूरा प्रोपोगेंडा है। मोदी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, अगर मेरी आवाज दिल्ली तक जा रही है तो सुन ले, ये मार्केटिंग किया गया था 2014 में। नरेंद्र मोदी का मार्केटिंग करके इन लोगों ने इसे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाया था। ये पूरा मार्केटिंग से, ये गोदी मीडिया को भी इन लोगों ने खरीद के रखा है, मीडिया भी इनके हाथों में है। अरे आप कागज की बात करते हो, ये अमित शाह जो ये कागज मांगते, ये खुद हमारे गुजरात से तड़ी पार है। गुजरात सरकार ने तड़ी पार किया था इनको। मैं तो बोलूंगा क्योंकि मैं गुजरात से आया हूँ, मैं गुजरात मॉडल को अच्छे से जानता हूँ, अंदर से जानता हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और मुझे डर वर नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि ये बात मैं रोकता हूँ। मैं हमारे लोगों के बारे में आपको 5 मिनट बताता हूँ, वक्त बहुत है बोलने का। हमारी एक टीम है, एक संगठन है जिसका नाम है हमारी आवाज हमारा अधिकार, यानी हम आवाज देंगे और हमारा अधिकार मांगेंगे। हम 12 से 15 लोग हैं, यानी सब नौजवान लड़के हैं। हम ना तो किसी पार्टी में जुड़े हैं, ना हम किसी नेताओं के आगे पीछे भागते हैं। हम लोग किस तरह पब्लिक का, जनता का और लेडीज, जेंट्स, बच्चे, बूढ़े बिना जाति और धर्म देखे, हिंदू का, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी का भी काम हो जाए, हम अगर किसी के काम आ जाए तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, हमारी ये नीति है। हम गुजरात के अहमदाबाद के बापू नगर अजीत मिल विस्तार में रहते हैं। जब ये सीएए, एनआरसी और एनपीआर का कानून आया, जब दिल्ली के अंदर हम लोगों ने हमारी बूढ़ी बूढ़ी माएं और हमारी बहनों का जो जोश और जज्बा देखा, तो हमने सोचा कि ये कानून बहुत सख्त है, ये देश के संविधान को बांटने वाला कानून है, भाईचारे को खत्म करने वाला कानून है, तो हम इस कानून को तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। और अगर हमारी माँ बहनें वहाँ बैठी है तो हमें उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। हम लोग दिल्ली तो नहीं जा सकते, दिल्ली जाकर उनका साथ तो नहीं दे सकते, लेकिन दिल्ली की तरह शाहीन बाग, अजीत मिल अहमदाबाद में तो बना सकते हैं। तो हम लोगों ने अजीत मिल अहमदाबाद के अंदर शाहीन बाग तैयार किया। शाहीन बाग में हमने किस तरह तैयार किया कि वहां पर पब्लिक पैलेस और प्राइवेट पैलेस ये 2 जगह होती है। पब्लिक पैलेस जो सरकार में आती है, प्राइवेट पैलेस जो हमारा खुद का होता है। जिस वक्त 14 जनवरी लोग उत्तरायण पे पतंग जगा रहे थे गुजरात के अंदर, पतंग 14 जनवरी के दिन हम लोगों ने रात को 11 बजे ये फैसला लिया कि हम लोग दिल्ली तो नहीं जा सकते, लेकिन हमारे विस्तार में दिल्ली की माँ बहनों को समर्थन के लिए हम लोग यहाँ धरने पर बैठेंगे। सिर्फ 6 लोग, याद रखना गिनती, सिर्फ 6 लोग। हम लोग 6 लोग थे, 6 नौजवान लड़के। हम लोगों ने एक पब्लिक पैलेस को ढूंढा अजीत मिल विस्तार के अंदर, वहां पर जाकर हम बैठ गए। हम 6 लोग बैठे हैं। हमने आपस में बात की कि क्या करना चाहिए। हम लोग यहाँ बैठ तो गए, इससे क्या होगा, कोई हमें देख नहीं रहा है, कोई मालूम पता कैसे चलेगा लोगों को कि यहाँ पर कोई धरने पर बैठा है। हमने फेसबुक का इस्तेमाल किया। फेसबुक में, सोशल मीडिया पर हम लोगों ने उसको चलाया, लोगों को जानकारी मिली। हम 16 हुए, 17 हुए, 20 हुए, 12 से 1 बजे तक हम लोग 25 से 30 लोग हो गए। उसके बाद पास के पुलिस स्टेशन पर खबर चली गई कि वहां पर कुछ लोग धरने पर बैठे हैं, तो पुलिस की 3 गाड़ी आती है। हमारे गुजरात की पुलिस तो बहुत अच्छी है, लाइव भी चल रहा हो तो बहुत अच्छा समर्थन दे रही है, दिल्ली की तरह नहीं है गुजरात पुलिस। लेकिन हम लोगों को डराने के लिए
जब 3 गाड़ी वहां पर आई तो डंडा लेकर निकाला। सुनिएगा, हम 26 लोग थे, 26 लोगों को पुलिस की 3 गाड़ी आती है, डंडा निकालती है और डंडा निकालकर इसे मारने का कहती है, तो वो जो 26 थे 20 लोग भाग जाते। वहां बचा कौन? हम 6 लोग। हम बैठे रहे, हम डरे नहीं, हमें डर नहीं लगता। क्योंकि फिर से बताऊं क्यों नहीं लगता, कि शेरनी की नस्लें कभी शियार पैदा नहीं करती और हमारी माएं कभी गद्दार पैदा नहीं करती। सुनो बेड़ियों, तुम्हारी ताकत से शेर मरा नहीं करते, हम हैं मोहम्मद के दीवाने, किसी से डरा नहीं करते। हम नहीं डरे। पुलिस के आला कमान हमारे पास आए, उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हो, उठो यहाँ से, चलो जाओ। हमने कहा सर ये हमारा राइट है, हम लोग यहाँ बैठे हैं इस देश के अंदर जो ये कानून जो थोपा गया है, देश के संविधान विरोधी कानून है, भाईचारा और एकता को खंडित करता है, हम इस कानून को नहीं मानते हैं। हम दिल्ली के शाहीन बाग के समर्थन में यहाँ पर हम धरने पर बैठे हैं। आपका कोई राइट नहीं बनता कि आप हमें यहाँ से उठा कर ले जाओगे और आप हमें डंडा भी नहीं मार सकते हो, इसलिए कि हम लोग ये प्राइवेट पैलेस पर बैठे हैं, ये पब्लिक पैलेस नहीं है। आपकी 144 जो धारा है वो बाहर लगेगी, हमारे घरों में नहीं लगेगी। हमने समझाया, उनको बोला, तो वो कहते नहीं 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 ऐसा नहीं होता, चलो 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 उठो। मेरा नहीं साहब, आप ये गलत कर रहे हो। फिर ये मत कहना कि पुलिस और लोगों के बीच में घर घर कैसे होता है। साहब क्या दिल्ली की पुलिस बनना चाहते हो आप? मैं ये कहता हूं कि पुलिस हमारी रक्षा के लिए होती है। पुलिस सरकारी नौकर है, उन्हें ड्यूटी दी है हमारी रक्षा के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए, हम लोगों के लिए। पुलिस की ये जिम्मेदारी है कि हमारी रक्षा करे, हमारे साथ में मिलकर काम करे। लेकिन जब हमें डराया गया, हमने उनको समझाया, वो उस वक्त वहां से चले गए। कहा चलो चलो सुबह देखेंगे, कोई बात नहीं। हम 6 लोग बैठ गए, ठंडी बहुत जोर से थी, ऊपर भी कुछ नहीं था और नीचे भी सिर्फ 2 गद्दे बिछाए थे। मेरा पर्सनली खुद का घर है, मैं मेरे घर पे गया 2 रजाई लेकर आया। 6 लोग थे लेकिन मैं रजाई 2 ही ला पाया। मैं लाया, हम लोग जैसे तैसे बैठे रहे। सुबह हुई, चाय नाश्ता मिला। अब आगे की बात सुनिए, जब सुबह हुई चाय नाश्ता मिला, हम लोगों ने किया, उसके बाद में हम लोगों को जोड़ते गए, धीमे धीमे हमारा धरना बढ़ते गया। आज आप लोगों की दुआ से और आप लोगों के जोश और जज्बे से उन शाहीन बाग की माँ बहनों पे कुर्बान जाऊं कि पूरे देश के अंदर जो इनकलाब लाए हो। आज हमारे पहली 14 जनवरी के दिन 6 लोग बैठे थे, आज 6000 पब्लिक रोज जमा होती है, 6000 का क्राउड होता है। और हम लोगों ने सिर्फ 8 दिन तक ये धरना चलाया था, बाकी मर्द तो अपनी जिम्मेदारी निभाकर चले गए। आज सारा धरना माँ बहनों के हवाले है। पूरा धरना हमारी माएं संभालती है, हमारी बहनें संभालती है। वहाँ पर हर दौर होता है, वहाँ पर आरती भी होती है, वहाँ पर दुआ भी होती है, वहाँ पर कुरान खानी भी होती है, वहाँ पर भजन भी होते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदू समाज के लोग भी हमारे धरने में आते हैं, सिख समुदाय के भी लोग हमारे धरने में आते हैं। सब लोगों का साथ और सहकार हम लोगों को मिलता है। और आज हम लोगों ने हमारी जिम्मेदारी वहाँ निभाकर माँ बहनों को हमने धरना सौंप दिया। आज हम लोग घूम रहे सब जगह, लोगों को उत्साह बढ़ा रहे हैं कि आप हम लोगों ने जैसा किया, हम चाहते हैं कि ये काम आप लोग भी करिए। क्यों? क्योंकि मैं ये जानता हूं कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मुझे मालूम है हम सबकी हिफाजत कौन करता है। मोहब्बत सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है हम सबकी हिफाजत कौन करता है। और एक तुम ही लोगों ने बचा रखी है लाज पूरे देश की, वरना सभी टुकड़ों पर करते हैं। बगावत कौन करता है? ये बगावत की आग जो आपके सीने में चली है, इसे बरकरार रखना। ये बहुत जल्द इंकलाब लेकर आएगी। और ये मोदी और अमित शाह जो ये कहते हैं कि 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, 1 इंच, अरे तुम 1 इंच पीछे मत हटो, हम 10 कदम आगे बढ़कर आएंगे। तुम्हें तुम्हारी कुर्सी से हिलाकर जाएंगे। और मैं गुजरात से आया हूँ, सच कहता हूँ, जिस दिन मैं दिल्ली आ गया, दिल्ली से गुजरात वापस लेकर जाऊंगा। तो मैं आप लोगों के बीच में बहुत सारी बातें हुई,
उसके बाद आज अभी हमारा धरना माँ बहनों के हवाले है, वहाँ धरना अच्छे से चल रहा है और वहाँ पे भी लोगों को जानकारियाँ मिल रही है। हमारी एक नाजिया आपा करके है, पूरे धरने को चलाती है। नाजिया आपा के बारे में आप लोगों को बात बताना चाहूंगा। आज से 9 साल पहले वो सिख समुदाय से थी। सुनिए, जिस नाजिया आपा की मैं बात कर रहा हूँ, आज से 9 साल पहले वो सिख थी, सिख समुदाय से। आज इस नाजिया आपा ने इस्लाम को कबूल करा और इस्लाम लाकर उनको इतना इस्लाम प्यारा मजहब लगा कि आज उनके जैसे आजादी के नारे और उनके जैसा जज्बा और दुनिया में पूरे अजीब मिल के अंदर कोई नहीं लगाता। एक तरफा लड़ाई रहती है और हिजाब के साथ अभी तक किसी को उनकी शक्ल नहीं निकल रही है। हमें बहुत फख्र महसूस होता है, वो खुद कहती है कि इस्लाम में बहुत तासीर है, इस्लाम बहुत प्यारा मजहब है, बहुत अच्छा मजहब है। मुझे आकर इस्लाम में बहुत अच्छा लगता है। ये इस्लाम को बदनाम जो करते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि इस्लाम वो मजहब नहीं है कि कहीं भी हादसा हो, कहीं भी हादसा हो, दहशत हो या बम धमाके हो, जिसे देखो वो इस्लाम पर तोहमत लगाता है। हादसा हो, दहशत हो या बम धमाके हो, जिसे देखो वो इस्लाम पर तोहमत लगाता है। वो मजहब खून बहाने की इजाजत दे नहीं सकता जो वजू के बाद से पानी भी कम कम बहाता है। ये अखलाक जो हमारे इस्लाम ने हमें दिए हैं, लोगों को बताने की जरूरत है, लोगों को समझाने की जरूरत है। हम खून बहाने वाले लोग नहीं हैं, हमने कभी किसी का खून नहीं बहाया। हमारा इस्लाम तो हमें ये तालीम देता है कि अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा है और तुम्हें मालूम है कि वो भूखा है, अगर तुमने खाना बनाकर खा लिया तो वो खाना तुम पर हराम है। ये हमारे इस्लाम की शिक्षा है। और अगर तुम्हारे पास इतना ही खाना है कि सिर्फ उसको तुम ही खा सकते हो और पड़ोसी को नहीं खिला सकते हो, तो ये तुम्हारे ऊपर ये खाना ऐसा बन गया है और ऐसा फर्ज है कि 2 गिलास पानी ज्यादा डालकर सब्जी में सिरवा ज्यादा कर दो, लेकिन पड़ोसी को खाना जरूर खिलाओ, पड़ोसी भूखा नहीं रहना चाहिए। ये हमारे इस्लाम की तालीम है। हम जिस नबी को मानने वाले हैं, जिस इस्लाम को हम फॉलो करते हैं, वो इस्लाम, वो अल्लाह के नबी ने तो हमें यह भी सिखाया है कि जब आप रोड से रास्ते पर से जाते थे तो बुढ़िया कचरा फेंका करती थी, लेकिन कचरे का जवाब वो पत्थर से नहीं। उनके घर पर जब एक बार कचरा ना फेंका गया तो वो बुढ़िया का हाल चाल पूछने गए और वहां जाकर मुस्कुराकर किसी साहिबी को भेजा कि जाकर देखिए कि बात क्या है, आज उस पर कचरा क्यों नहीं आया। तो जब वो जाते हैं तो बताते हैं अल्लाह के नबी वहाँ तो उनकी तबीयत खराब है, तो हमारे नबी खुद चल कर जाते हैं और हाल चाल पूछने जाते हैं। हम तो उनको मानने वाले लोग हैं, हम तो अरे बीच में खड़ा हो जाओ उधर यार, बीच में खड़ा हो जाओ। उनको मानने वाले लोग हैं। आज का हीरो तू। हम तो नहीं, मैं कोई हीरो नहीं हूँ, मैं इनका बेटा हूँ, मैं इनका भाई हूँ। ये जो रिश्ता आप लोगों ने दिया है ये सदा बरकरार रखना, क्योंकि आप लोगों से ही ताकत मिलती है और हिम्मत मिलती है। अगर आप लोग नहीं हो तो कोई नहीं हो सकता। अगर औरतें ही ना होती तो ये बताओ मर्द कहाँ से आते? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोगों की हिम्मत है, ये नहीं है। क्योंकि आज मैं उन सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो ये कहते हैं कि औरतें तो कमजोर होती है, औरतों से कुछ नहीं होता, तो ये उनके मुंह पर करारा तमाचा है कि आज इन्हीं औरतों ने अच्छी अच्छी सरकारों को जाकर रखा है। ये कमजोर नहीं है। आज इन मेहंदी वाले हाथों में अगर लाठियां आ गई है तो ये अच्छी अच्छी सरकारों को बता सकती है और पूरे देश में इंकलाब भी ला सकती है। ये सिर्फ रोटी पकाने वाले हाथ नहीं है, इनके हाथों में अगर बेलवे शक्ति आ सकती है तो ये आजादी के नारे भी लगा सकती है। हम लोग, मैं बात कर रहा था कि चलो बात करते हैं दूसरी, अब एनपीआर की, क्योंकि बहुत बुलवानी, इतना तो मैंने कभी नहीं बोला। बहुत अच्छा लगा इन दोस्त और मेरी माँ बहने और मेरे भाई नौजवान बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। एनपीआर होगा, जब वो लागू करेंगे तो हमारे घर पे कोई भी अधिकारी आएगा, कर्मचारी होगा या स्कूल से आओ जहाँ पे आप वोट डालने जाते हो, जो सीढ़ी पर पर्ची लाकर देते हैं, वो लोग आपके यहाँ आएंगे और आपसे जानकारी मांगेंगे। आपसे ये कहेंगे कि बताइए कि आपके घर में कितने लोग हैं, आपके घर में क्या होता है, क्या काम करते हैं, आपका इलेक्शन कार्ड है, आपका आधार कार्ड है, आपका पान कार्ड है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, ये सब की पूछताछ करेंगे।
वो लेकर चले जाएंगे। वो लेकर कहाँ जाएंगे? तलाटी के पास। हमारे गुजरात में तलाटी कहते हैं, यहाँ पता नहीं। वो तलाटी के पास जाएंगे और वो तलाटी अधिकारी वो क्या करेगा? वो पढ़ेगा, सबके घर से लेकर तो आ गया वो, और वो पढ़ेगा और उसके ऊपर डी लिखेगा। डी फॉर डाउट, यानी डाउट यानी शंकास्पद आदमी कि इसके ऊपर शंका है। अब वो क्या करेगा अधिकारी? वो सीधा कलेक्टर को पहुंचाएगा। वो कलेक्टर के पास कागज चेक होंगे, फिर कलेक्टर के पास से सीधा मोटा भाई के पास दिल्ली। मोटा भाई चेक करेंगे, दो ही तो भाई है, एक झूठा भाई और एक मोटा भाई। मोटा भाई फिर ये डिफॉल्ट डाउट, इससे आप लोगों पर जिसके ऊपर शंका होगी, जिसके ऊपर डाउट होगा, फिर उनके घर पर कागज मांगने का नोटिस आएगा। कागज पहले नहीं मांगा जाएगा, पहले आप लोगों से जानकारी ली जाएगी, फिर कागज बताने को कहा जाएगा। फिर क्या करना है? चलो कागज के लिए नोटिस आएगा, कागज अगर नहीं बताएंगे तो सरकार ने 1000 का जुर्माना भी रखा है। तो क्या करना है? कागज दिखाना है, 1000 भरना है। ना ही 1000 भरना है और ना ही कागज दिखाना है। असलम जैसे 10 लड़के तैयार कर दो, बहुत हो गई, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। कागज भी नहीं दिखाना है, 1000 भी नहीं बनना है। क्यों? अब सुन लो क्यों। न 1000 देना है और न कागज दिखाना है और न एनपीआर में जानकारी देना है। कोई अधिकारी ये कहता है कि तुम ये क्यों नहीं बता रहे हो, तो उसे सिर्फ इतना कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी ये मामला पेंडिंग है। जब तक इस देश की सर्वोच्च न्यायालय अदालत ये फैसला नहीं कर देती है कि ये कानून पर जानकारी मांगनी होगी, तब तक तुझे कोई जानकारी नहीं देंगे। ये बताना है और ये जवाब देना कि सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला पेंडिंग है। 152 चाहिदा दर्ज की गई है इसके खिलाफ कि एनपीआर को रद्द किया जाए। आप लोगों को बता दूं कि हमारी आवाज, हमारा अधिकार जो टीम है अहमदाबाद में, हमारे एक वकील है पोस्टी साहब, एक एफआईआर उन्होंने भी की है सुप्रीम कोर्ट में। हम लोगों ने भी किए ना, ताकीद किए कि एनपीआर लागू नहीं होना चाहिए। इंदौर से भी किए, दिल्ली से भी किए, सब लोगों ने किए और सभी लोग इस काले कानून के विरोध में है। हम सबको मिलकर लड़ना है, ये जोश और जज्बा हमेशा बरकरार रखना है। और हम लोगों को बस यही है कि इस देश के अंदर भाईचारा, अमन, शांति का एक माहौल रहे। किसी भी विरोध में हिंसा का रूप ना ले, हिंसा से कभी कोई समाधान नहीं होता। हम लोगों को संविधान के दायरे में रहकर एक दूसरे का साथ लेकर हम लोगों को लड़ाई लड़नी है। और जाते जाते बस आखिर में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि पोरस को बता दो, सिकंदर को बता दो। पोरस को बता दो, सिकंदर को बता दो, कतरा है मगर समुंदर को बता दो। पोरस को बता दो, सिकंदर को बता दो, कतरा है मगर समुंदर को बता दो। जुल्म के आगे ना कभी झुके हैं ना कभी झुकेंगे। जाओ जाकर ये बात वक्त के हिटलर को बता दो। चलिए, बहुत अच्छा लगा। बस यही कहूंगा कि ये जोश और जज्बा बड़वानी चौकी का कायम रहना चाहिए, हमेशा ये जज्बा बरकरार रहना चाहिए। अहमदाबाद का अजीत मिल का धरना हमेशा आप लोगों के साथ है और ये लड़ाई को कंधे से कंधा मिलाकर हमें मजबूत करना है और इस देश के अंदर इस काले कानून का और जोश में विरोध करना है। इनकलाब जिंदाबाद। बहुत शोभ असलम साहब, वाह वाह। अहमदाबाद से आके आपने